देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को। देखो बॉक्स 1 है, कॉल दिस बी बॉक्स 1 है ना, या बॉक्स 1 कंटेन 5 रेड एंड 4 वाइट बॉल, और ये बॉक्स 2 है ना, कंटेन 4 रेड एंड 2 वाइट बॉल। ठीक है, a fair die is thrown if it turns up a multiple of 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3k, मतलब 3 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। देखो ये कितने 3 के मल्टीपल 2 ही होंगे ना, 3 और 6, तो 2/6 हो जाएगी, मतलब 1/3 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3k ना आए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 1/3 दैट इज 2/3 आ जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दिया हुआ a fair die is thrown, a fair die is thrown if it turn up a multiple of 3, a ball is drawn from the box 1, एक बॉल बॉक्स 1 से ड्रॉ किया जाएगा, नहीं तो फिर बॉक्स 2 से बॉल ड्रॉ की जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइड, तो बॉल जो वाइड ड्रॉ की गई है इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट निकालनी है। अब देखो यहाँ पे वाइट 1 से भी निकाल सकते हैं और सेकंड से भी, तो क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट व्हेन ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2। देखो ये चीज अपन को चाहिए। तो अब देखो यहाँ फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट व्हेन ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट व्हेन ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2 ना, ऐसा सिचुएशन है। तो अब देखो यहाँ पे बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 से कब ड्रॉ करेंगे, जब 3 का मल्टीपल आए। देखो इफ इट टर्न अप मल्टीपल ऑफ 3 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1, तो बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जब 3 का मल्टीपल आए, मतलब 1/3 हो जाएगी, 1/3 और इनटू, अब जब 1/3 है तो ये बॉक्स यदि सेलेक्ट किया तो इससे व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो 9 बॉल्स आते हैं, 5 रेड एंड 4 व्हाइट, तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 4/9 हो जाएगी। प्लस अब यहाँ पे देखो बॉक्स 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/3 इनटू, यदि ये बॉक्स सेलेक्ट किया तो व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/6। देखो ध्यान से, क्योंकि इसमें 6 ही बॉल है, 4 रेड एंड 2 व्हाइट, तो व्हाइट बॉल ड्रॉ करें इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 हो जाएगी। तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा बाय द वे, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, देखो 9 9 दूना 18 18 36 हो जाएगा, 27 54 है, 27 आ सकता है। अच्छा 2 कट कर देते हैं, 2 3 9 आ गया, 9 और 27 27 आ जाएगा। तो कितना मिलेगा, 4 प्लस 3 दूना 6, तो ये 10/27 आ जाएगा। देख लो ध्यान से, तो इसका जो आंसर आएगा 10/27, और यही आना चाहिए था। एनी डाउट बच्चा लोग, डू यू हैव एनी डाउट? देखो नोट करो फटाफट, नोट इट डाउन। नोट करो ये क्वेश्चन, कार्ड ऑफ एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड आर placed into 2 heaps. Heap 1 consists of all the red card and heap 2 consists of all black card. A heap is chosen at random and a card is drawn. Find the probability that the card drawn is a king.
आंसर इसका है 1/13। ये तुम्हारा होमवर्क है, लिख लो बच्चा, नोट करो फटाफट इसको। राइट डाउन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बेस थ्योरम। राइट, बेस थ्योरम, और इसी को ना अपन ना रिवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? रिवर्स प्रोबेबिलिटी। लिख लो बच्चा। तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि आज जो पढ़ा ना, ऐसा समझ लो कि 60% कोर्स पढ़ा है आपने, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम पे ही आते हैं, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी ही बेसिकली बेस थ्योरम है थोड़ा, क्योंकि बेस थ्योरम में ज्यादा कुछ है नहीं। यदि टोटल प्रोबेबिलिटी तुम्हें आ गया तो फिर बेस थ्योरम तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो इतनी बात समझ लेना कि कंडीशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, बेस, ये मिलके ही तुम्हारा 95%। 5% में कोई और प्रोबेबिलिटी आ जाए, बात की बात है। जेई एडवांस की बात कर रहे हो बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन इस पे ही अच्छे खासे बनते हैं आईआईटी में, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5% छोड़ा ना बाकी प्रोबेबिलिटी के लिए, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये। एक फिगर बनाते हैं, ड्रॉ अ फिगर, और समझते हैं कि ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं इसको, और टोटल प्रोबेबिलिटी से इसका क्या लेना देना है ये देख लेते हैं। लेट्स से कि n पार्टीशन यहाँ पे भी बना देते हैं। लेट्स से वी हैव n पार्टीशन, इसको नाम देते हैं, लेट्स से E1 हो गया, E2, E3, E4 डॉट 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 से En पार्टीशन, ठीक है। और एक इवेंट A है जो हर एक इवेंट से एसोसिएटेड है, कॉल दिस बी A। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी अभी अपन ने सीखा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जिसको अपन टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 प्लस डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection En. There are n partitions. तो ये पार्टीशंस है, तो अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि E1, E2, En के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो पार्टीशन की जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, मतलब कोई भी दो इवेंट के बीच में इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए या एम्प्टी सेट होना चाहिए, एंड दे ऑल कंबाइंड टुगेदर विल बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ये अभी सीखा अपन ने, ठीक है। अब रिवर्स प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि वो ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि ए इवेंट हैपन हो रहा है। क्या हो रहा है इस बार, क्या है कि अब हमें पता है कि ए इवेंट हैपन हो रहा है, तो भाई वो E1 से आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी जब हमें पता है कि इवेंट ए हो रहा है। दिस इज द रिवर्स प्रोबेबिलिटी, है ना। ये सिचुएशन है। तो आप क्या करोगे, यदि पर्टिकुलर इस E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप P ऑफ E1 व्हेन A ऑलरेडी बीन अकर्ड, तो आप क्या कहोगे, सर ये तो कंडीशनल लगेगी ना इसमें, E1 इंटरसेक्शन A अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो किसने कहा, यही तो लगेगा, और यही तो है, और है क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से। तो E1 मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर ये पोर्शन ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, A इंटरसेक्शन E1, और बाकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ए की टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब पूरा ये पोर्शन डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो कहां पे ये टफ हुआ बता, यदि सही से समझ लिया तो फिर तो ये आसान हो गया ना। तो मेन चीज कहां पे आई है कि टोटल प्रोबेबिलिटी अच्छे से आना चाहिए।
समझ आया ना, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो अच्छे से आना चाहिए, तब जाके बेस थ्योरम बनता है ना। तो रिवर्स में क्या होता है कि जैसे n पार्टीशंस है E1 E2 E3 En, और हमें पता है कि एक इवेंट ए हैपन हो रहा है, तो किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हमें पता है कि ए इवेंट हैपन हो रहा है। तो ये रिवर्स हो रहा है, रिवर्स सिचुएशन हो रही है। जैसे अभी E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी थी, यदि किसी ने कहा कि सर एक काम करें, दो इवेंट को हो जाए, मतलब ऐसा करे कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 आ जाए, या मतलब सिर्फ दो ही ले लेते हैं, E1 से आ जाए E2 से आ जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है इनसे आ जाए जब इवेंट ए हैपन हो रहा हो, E1 से आ जाए या E2 से आ जाए। तो आप देखो E1 और E2 तो डिसजॉइंट सेट है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट होगा, तो इनका यूनियन क्या होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा। कई बार हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको मीट हो करें, तो आप क्या कहोगे, सर ये ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 और होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये तो आपने सीखा है अभी। क्या इतनी बात समझ है? या कोई कहे इन जनरल कि भाई बताओ आयत आयत इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जब हमें पता हो कि ए इवेंट इज हैपनिंग, तो आप क्या कहोगे, सर एक काम करते हैं, P ऑफ EI इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A जितना आसान दिख रहा है ना, ये इतना है नहीं, क्योंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी वैसे ही है, ये पूरा निकालना है, याद रखना है इस चीज। ये छोटा सा दिख रहा है बट ये टोटल प्रोबेबिलिटी है बच्चा। तो आप चाहो तो इसको वैसे थोड़ा डरावने शक्ल में लिख सकते हो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू सॉरी हाँ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन EI इज हैपनिंग अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A को लिख सकते हैं क्या, समेशन याद करो, EI probability of EI into probability of A when EI is happening, I is moving from 1 to n, ये हो जाएगा। नोट करो फटाफट, नोट इट डाउन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं बेस थ्योरम पे, है ना। A bag 1 contains 3 red and 4 black balls, while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bag and it is found to be red. देखो एक बॉल ड्रॉ की गई और रेड मिली, एक बॉल ड्रॉ की गई और रेड मिली, तो रेड पहले से भी निकल सकती है, दूसरे से भी निकल सकती है। तो देखो ये जो रेड मिलना, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो ये रिवर्स हो गया कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बैग 2 से रेड बॉल निकले। थोड़ा दिमाग लगा, फिर बताते हैं, है ना, फिर बताते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्व इट। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। क्या बोला जा रहा है, बैग 1 कंटेन 3 रेड and 4 black balls, while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, बैग 1 बना देते हैं, इस तरह से थोड़ा पिक्टोरियल डायग्राम बना देते हैं जिससे कि समझ में आए। 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल है, बैग 2 है जिसमें 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल है। One ball is drawn at random from
1 ball drawn at random from one of the bag। अब देखो ये कह रहा है कि एक बॉल किसी एक बैग से निकालेगी, तो अब बैग ये इसमें जितने चांसेस बैग 1 से निकालने के हैं उतने ही चांसेस बैग 2 से निकालने के हैं। तो यदि अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 की बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 ये दोनों ही सेम आएगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हो गई ना, 2 ही बैग हैं, 3 होते और इक्वली लाइकली होते तो 1/3 1/3 1/3 ऐसा हो जाता प्रोबेबिलिटी। तो ये कह रहा है कि एक बॉल ड्रॉ की गई फ्रॉम वन ऑफ द बैग, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम, तो मतलब दोनों के चांस सेम हो गए ना, किसी भी बॉक्स से किसी भी बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। अब हमने देखा कि एक बॉल निकाली और वो रेड मिली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, अब ये टोटल हो गया, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन बॉक्स 2 इज सिलेक्टेड। समझ आए? देखो ध्यान से, अब ये प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 into probability of red when bag 1 selected plus probability of box 2 into probability of red when box 2 is selected। ये फॉर्मूला है, आपके ऊपर है आपको इसको लिखना है नहीं लिखना एग्जाम में, बट सिस्टमेटिक रहोगे तो आंसर आ जाएगा, इतना याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन यदि सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और 1 बॉक्स सिलेक्ट किया तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी है 3/7 प्लस यहाँ पे देखो बॉक्स 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 और यदि बॉक्स 2 सिलेक्ट किया तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी है 5/11। थिंक अबाउट इट, क्या इतनी बात समझ आई? टोटल प्रोबेबिलिटी समझ आई? अब ये क्या कह रहा है, एक बॉल आपने ड्रॉ की बैग से, किसी एक बैग से, और ये पता चला कि रेड बॉल आई है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। कहने का मतलब है आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए बताओ, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 क्या होगी जब हमें पता है कि रेड बॉल आई है, रेड बॉल सेलेक्ट की गई है, तो बॉक्स 2 से वो रेड बॉल बॉक्स 2 से आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 इंटरसेक्शन रेड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है। तो रेड की प्रोबेबिलिटी तो अपन पहले ही निकाल चुके। अब कई लोग ना पहले इधर ही ना कैलकुलेशन करने लगते हैं कि भाई इसको कैलकुलेट कर देते हैं। भाई पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, कैलकुलेशन ना सबसे बाद में करना है। क्यों? क्योंकि कैंसिलेशन बहुत होता है इसमें, बहुत ज्यादा कैंसिलेशन। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर इस सिचुएशन में देखो कि ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है, बैक टू ये वाला ना, ये वाला पोर्शन, मतलब ये न्यूमरेटर में जाने वाला है, ये न्यूमरेटर में जाने वाला है 1/2 इंटू 5/11, ये न्यूमरेटर में भेज दिया, बाकी सब डिनोमिनेटर 2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यदि आप कैलकुलेशन पहले कर लोगे तो यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन करोगे, फिर कट करोगे, और जबकि यदि कैलकुलेशन नहीं करके ऐसे ही छोड़ देते हैं और हमें पता है कि न्यूमरेटर में क्या लेना है, जैसे इस समय ये लेना है, तो अब देखो कुछ कुछ कट हो जाएगा और कैलकुलेशन बच जाएगी, बहुत कैलकुलेशन बचेगी। 5/11 3/7 प्लस 5/11। अब आप 77 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर 7 7 35 और यहाँ पे 33 प्लस 35, सो हाउ मच इट इज 35/68, और यही आंसर आ रहा है बच्चा 35/68। कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं, यही आंसर है बच्चा, बिल्कुल सही 35/68।
68। तो आपने क्या सीखा यहाँ से कि किस तरह से अप्रोच करना है? सबसे पहले क्या पकड़ना है इस तरह के क्वेश्चन में कि टोटल प्रोबेबिलिटी कौन सी है। जब भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन आए, डरना नहीं है, सबसे पहले ये देखना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कौन सी है, ठीक है। और जब टोटल प्रोबेबिलिटी देख लिया तो फिर ये देखना है कि न्यूमरेटर में कौन सा पार्ट जाने वाला है। यदि इतना देख लिया तो फिर आसान हो जाएगा, है ना। ऑब्वियसली एक क्वेश्चन से नहीं आएगा, अभी और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट, डू फास्ट। Given three identical boxes, 1, 2, and 3, each contain 2 coins. In box 1, both coins are gold coin. In box 2, both are silver coin. And in box 3, there is 1 gold and 1 silver coin. A person chosen a box at random and take out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that the other coin in the box is also of gold? तो आप देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कि अभी तुम्हें ना समझ में आ रहा हो कि कैसे ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में, अ पर्सन चोजन अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक आउट अ कॉइन, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड कॉइन मिला, तो ये गोल्ड कॉइन मिलना ही टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया यहाँ पे। अब वो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड, तो सेकेंड कॉइन जो है वो भी गोल्ड का हो, मतलब जो बॉक्स है जिसमें दोनों गोल्ड के हैं उसके बारे में बात की जा रही है। थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर इसको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। आंसर इट।